चलो, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी का लास्ट फेज बचा हुआ था 44 की सीरीज। 44 डबल ए मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पूरे एसएससी को दो कैटेगरी में बांटना। कैटेगरी 1 स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, कैटेगरी बी नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल या बिजनेसमैन। तो पहले कैटेगरी 1 ले रहा हूँ बेटा मैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्म आर्टिस्ट, ये सब आते हैं बेटा स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में। बस नाम ही याद कर लेना, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हमेशा और हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। एक कंडीशन दी, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो स्पेसिफिक नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन होंगे अब भी, पर जनरल नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे। तो पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन शैल ऑलवेज मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। कंडीशन दी, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्पेसिफिक नेचर बुक्स ऑफ अकाउंट, अदरवाइज जनरल नेचर बुक्स ऑफ अकाउंट। कंडीशन क्या है बेटा? जिस साल हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 24-25 में, उससे ठीक पहले के 3 सालों में आओ, 23-24, 22-23, 21-22। अगर पिछले 3 सालों में हर साल उसकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज़्यादा है, पिछले 3 सालों में हर साल ग्रॉस रिसीट अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो वो स्पेसिफिक नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो अब भी मेंटेन करेगा, पर जनरल नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। स्पेसिफिक नेचर के भी बुक्स ऑफ अकाउंट के नाम दे रखे हैं, नाम याद नहीं करना, बस स्पेसिफिक या जनरल। तो ये वाइंड अप हो गई बेटा अपनी कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में आते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, सीए, सीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, फिल्म आर्टिस्ट, अकाउंटेंट, ये सब हैं बेटा आपके स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। ऑलवेज मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। कंडीशन सेटिस्फाइड तो स्पेसिफिक नेचर, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो जनरल नेचर। कंडीशन क्या है बेटा? जिस साल हम चेक कर रहे हैं, हम 24-25 में चेक कर रहे हैं, उससे पिछले 3 साल 23-24, 22-23, 21-22, पिछले 3 सालों में हर साल अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो स्पेसिफिक नेचर, अदरवाइज जनरल नेचर बुक्स ऑफ अकाउंट। और अगर बिजनेस ही बेटा 24-25 में स्टार्ट हुआ है, प्रोफेशन इनका 24-25 में स्टार्ट हुआ है, तो लॉ ने बोला लाइकली टू एक्सीड। अगर आपको लगता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो आप स्पेसिफिक नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना, अदरवाइज आप जनरल नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। कैटेगरी 2 इसमें आते हैं बेटा नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन। दोनों के लिए सेम है, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेस मैन। या तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे या बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं बनाएंगे। स्पेसिफाइड वालों को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। नॉन स्पेसिफाइड बेटा या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल और एचईएफ के लिए कंडीशन अलग है, बाकी पर्सन के लिए कंडीशन अलग है। इंडिविजुअल और एचईएफ कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे? या तो उनकी बेटा बिजनेस इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाए, या उनकी टर्नओवर 25 लाख से ऊपर चली जाए पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल। इंडिविजुअल और एचईएफ 24-25 में चेक कर रहे हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करेंगे? पिछले 3 सालों में जाओ, 23-24, 22-23, 24-25 का उल्टा क्या होगा? 23-24, 22-23, 21-22। पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल या तो उसकी बिजनेस इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाए बेटा, या उसकी टर्नओवर 25 लाख से ऊपर चली जाए, तो बेटा इंडिविजुअल और एचईएफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन नहीं करेंगे। अदर देन इंडिविजुअल और एचईएफ, इनके लिए बेटा या तो बिजनेस इनकम 1,20,000 से ऊपर चली जाए या उनकी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर चली जाए पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट ही मेंटेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक मेंटेन करने होते हैं? 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इफेक्टिव देखें तो 8 साल हो गए। पूरे प्रीवियस ईयर के लिए मेंटेन करना है, असेसमेंट ईयर के लिए मेंटेन करना है, असेसमेंट ईयर के एंड से 6 साल। 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं करे बेटा पेनल्टी लगती है 25,000। पेनल्टी इंटर लेवल पे है नहीं, इसलिए छोड़ देना। तो वाइंड अप हुई सेक्शन 44 डबल ए। पूरे इंडिया को कितनी कैटेगरी में बांटा? 2। लास्ट टाइम रिवाइज करा रहा हूँ। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल अलग,
नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन अलग। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्पेसिफिक, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो जनरल, पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। कंडीशन क्या है? पिछले 3 सालों में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा की ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए, तो स्पेसिफिक नेचर, अदरवाइज जनरल नेचर। बाकी की कंडीशन क्या है बेटा? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल या बिजनेसमैन या तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे या बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं बनाएंगे। कंडीशन है इंडिविजुअल और एचईएफ पिछले 3 सालों में या तो बिजनेस इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाए या टर्नओवर 25 लाख से ऊपर चली जाए। अदर देन इंडिविजुअल एचईएफ पिछले 3 सालों में बेटा किसी भी एक साल या तो इनकम बेटा 1,20,000 से ऊपर चली जाए या टर्नओवर 10 लाख से ऊपर चली जाए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। संभाल के कब तक रखने होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा? 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। वाइंड अप हुआ 44AA। 44AB टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स में ऑडिट करवाना कब कंपलसरी है? इन्होंने बिजनेसमैन को अलग करा, प्रोफेशनल को अलग करा। प्रोफेशनल कोई भी हो, चाहे स्पेसिफाइड हो चाहे नॉन स्पेसिफाइड हो, प्रोफेशनल को निपटाओ पहले। अगर प्रोफेशनल की बेटा एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 50 लाख तक की है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाने। सीधा बोलो, प्रोफेशनल को बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कब करवाने? जब उसकी टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा होगी तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ेंगे। इधर बिजनेस वाले में आओ बेटा। बिजनेस वाले में टर्नओवर कितनी देखनी थी? 2 करोड़। अगर बिजनेसमैन की टर्नओवर 2 करोड़ तक है, नो नीड टू गेट 2 करोड़ नहीं 1 करोड़। अगर बिजनेसमैन की टर्नओवर 1 करोड़ तक है, नो नीड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। 1 करोड़ तक ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उल्टा बोलो, 1 करोड़ से अगर ऊपर की टर्नओवर है तो उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा। फिर इसमें एक अमेंडमेंट आई थी बेटा आपकी, 1 करोड़ से बढ़ा के लिमिट कितनी कंसीडर हो जाएगी? 10 करोड़ की लिमिट कंसीडर होगी अगर वो नॉन कैश डील करता है। अगर वो नॉन कैश में बेटा बिजनेसमैन डील करता है तो 1 करोड़ से बढ़ा के लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 करोड़ की हो जाएगी। सर क्या मतलब है? पूरे साल में जितनी उसको पेमेंट हुई है उसका मैक्सिमम 5% शेयर कैश पेमेंट का होना चाहिए, या पूरे साल में उसको जितनी रिसीट हुई है उसमें मैक्सिमम कैश रिसीट 5% तक होनी चाहिए। वर्ड एंड है और नहीं है, यानी कि पेमेंट एंड रिसीट। पूरे साल में बिजनेसमैन ने जितनी भी पेमेंट करी है उसमें कैश का शेयर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 5% तक। एंड पूरे साल में जितनी भी उसको रिसीट हुई है उसमें कैश का शेयर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 5% तक। तो टर्नओवर 1 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़, 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवाना, 10 करोड़ से ऊपर ऑडिट करवाना पड़ेगा। प्रोफेशन के केस में आज भी कितने हैं बेटा? 50 लाख। प्रोफेशनल को 50 लाख तक ऑडिट नहीं करवाना, 50 लाख से ऊपर ऑडिट करवाना है। बिजनेसमैन की बात करें तो बेटा आपका साहब 1 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवाना, 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट करवाना है। हावेवर 1 करोड़ से लिमिट बढ़ा के कितनी हो जाएगी बच्चे? 10 करोड़। कब? जब कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी मिली है, मैक्स टोटल पेमेंट जितनी भी मिली है उसमें कैश का शेयर कितना परसेंट है? 5% तक। और टोटल रिसीट जितनी भी है उसमें कैश का शेयर मैक्सिमम कितना परसेंट है बेटा? 5%। अगर दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के बेटा 10 करोड़ तक की हो जाएगी। लॉसेस 50 लाख से ऊपर चला गया प्रोफेशन तो ऑडिट कंपलसरी, 1 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर चला गया तो ऑडिट कंपलसरी। हावेवर अगर एसएससी के अकाउंट्स ऑलरेडी दूसरे किसी लॉ में ऑडिट हो चुके हैं तो इनकम टैक्स में ऑडिट दोबारा करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें केवल एक ऑडिट रिपोर्ट क्या कर देना? फर्निश कर देना। प्रैक्टिकल एग्जांपल, कंपनी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनीज एक्ट में उसका ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। इधर टर्नओवर के कारण उसका इनकम टैक्स में भी ऑडिट कंपलसरी हो रहा है। बेसिक प्रिंसिपल, 50 लाख से ऊपर गए, 1 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर गए, ऑडिट कंपलसरी है। पर लिबरल हुआ लॉ, अगर ऑलरेडी दूसरे किसी लॉ में ऑडिट हो चुके हैं, इनकम टैक्स में दोबारा ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल एक ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर देना। एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट का बेटा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही उसका ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। और अगर टर्नओवर एक्सीड कर गई उसकी 50 लाख 1 करोड़ या 10 करोड़ से तो इनकम टैक्स में भी ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। 2 बार ऑडिट करवाता फिरेगा तो इनकम टैक्स ने रिलैक्सेशन दे दी थी कि दूसरे अगर किसी लॉ में ऑडिट हो चुके हैं इनकम टैक्स में दोबारा ऑडिट मत करवाना, बस हमें एक ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर देना।
ऑडिट रिपोर्ट कब तक फर्निश होती है बेटा? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 1 महीना पहले। क्या है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न? 31 अक्टूबर। उससे 1 महीना पहले 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी। फिर छोटे छोटे इश्यूज कराए थे बेटा। मेरे 2 प्रोफेशन हैं, मैं प्रोफेशन 1 भी कर रहा हूँ, प्रोफेशन 2 करता हूँ। प्रोफेशन 1 से टर्नओवर 30 लाख, प्रोफेशन 2 से टर्नओवर बेटा 35 लाख। पढ़ाता भी हूँ और पार्ट टाइम में मैं हाथ भी देख रहा हूँ। तुम्हारी सी होगी नहीं होगी बेटा, वो दोनों ही क्या है साहब? ये प्रोफेशन है। एक की टर्नओवर 30 लाख, एक की टर्नओवर 35 लाख। ऑडिट होगा या नहीं होगा? क्या सिखाया था? Yes, sum total of all profession shall be taken into consideration while computing the limit of 50 lakh. ऐसे ही बिजनेस में था बेटा। मेरे 2 बिजनेस हैं, B1 और B2। सबकी टर्नओवर इकट्ठी करके चेक करनी है। अगर वो 1 करोड़ या 10 करोड़ को एक्सीड कर गई देन ऑडिट इज कंपलसरी। प्रोफेशन के केस में 50 लाख को एक्सीड कर गई बेटा, देन ऑडिट इज कंपलसरी। और फिर एक स्पेसिफिक केस कराया था, अगर पर्सन दोनों काम कर रहा हो, बिजनेस भी कर रहा हो, प्रोफेशन भी कर रहा हो। डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है बेटा, प्रोफेशन है। केमिस्ट शॉप चल रही है, वो उसका बिजनेस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये आपका क्या है साहब? बिजनेस में आता है। सीए इन प्रैक्टिस क्या है बेटा मेरी साहब? प्रोफेशन है। अगर पर्सन दोनों काम कर रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ऑडिट के लिए क्या टर्नओवर चेक होगी? अलग 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 अलग। बिजनेस की टर्नओवर अगर बेटा 1 करोड़ या 10 करोड़ को एक्सीड कर गई तो ऑडिट कंपलसरी। प्रोफेशन की टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड कर गई तो ऑडिट कंपलसरी। 44 AB में एक तो ये ऑडिट होते हैं, 3 जगह और होते हैं बेटा। अगर आपने 44 AD में इनकम 8% या 6% से कम बताई, आप बता सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ और उसका ऑडिट करवाओ। 44 ADA अभी रिवाइज भी कराऊंगा बेटा। वैसे मिनिमम कितना बताना होता है? 50% ADA में। पर अगर आपने उससे कम बताया, बता सकते हैं, मना नहीं है, पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे और 44 AB में ऑडिट करवाना पड़ेगा। और तीसरा था 44 AE ट्रक ऑपरेटर। वो छोटा ट्रक, बड़ा ट्रक, छोटा ट्रक है तो 7500 रुपये महीना, बड़ा ट्रक था तो बेटा 1000 पर टन और पार्ट देयर ऑफ। ये मिनिमम है। आप इससे कम बताना चाहो तो बता सकते हो, पर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे और उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो वो स्पेसिफिक सेक्शन में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल लास्ट टाइम माइंड अप कर दो अपना, टैक्स ऑडिट निपट गया पूरा। ये टैक्स ऑडिट बिजनेसमैन को कब कराना है, प्रोफेशनल को कब कराना है? खत्म करो। प्रोफेशनल जब उसकी बेटा ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर बोल दो 50 लाख से ज़्यादा होगी तो ऑडिट, 50 लाख या उससे कम है तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिजनेसमैन को कब करवाने हैं? जब टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करेगी तो ऑडिट करवाना है। 1 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवाना। हावेवर 1 करोड़ को बढ़ा के हम 10 करोड़ कंसीडर करेंगे, सब्जेक्ट टू टोटल पेमेंट में कैश पेमेंट का शेयर मैक्सिमम 5% तक हो, टोटल रिसीट्स में कैश रिसीट का शेयर मैक्सिमम 5% तक हो, और पूरे इनकम टैक्स में कैश का मतलब कैश, बेरर चेक एंड क्रॉस चेक भी आएगा। तो 1 करोड़ से बढ़ा के लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा? 10 करोड़। ठीक है जी, इससे ऊपर है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मल्टीपल बिजनेस हैं, सबका टोटल करके 1 करोड़ या 10 करोड़ देखना है। मल्टीपल प्रोफेशन है, सबका टोटल करके 50 लाख कंसीडर करना है। और अगर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन दोनों कैरी आउट करता है तो अलग अलग। बिजनेस के 1 करोड़ या 10 करोड़, प्रोफेशन के बेटा 50 लाख। ऑडिट के बाद ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देना बेटा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 1 महीना पहले। ड्यू डेट रिटर्न होती है 31 अक्टूबर, उससे 1 महीना पहले 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देना। और लास्ट में लॉ लिबरल हो गया था। अगर ऑलरेडी दूसरे किसी लॉ में आपके ऑडिट हो चुके हैं, इनकम टैक्स में दोबारा ऑडिट नहीं करवाना, केवल एक ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर देना। ऑडिट करवाना था, ऑडिट नहीं करवाया, पेनल्टी लगती थी 0.5% ऑफ टर्नओवर, आधा 0.5% ऑफ टर्नओवर और ₹1.5 लाख, विच एवर इज लेस। नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की पेनल्टी 25,000 बेटा, वाइल ऑडिट ना करवाने की 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। तो ये हो गई बेटा अपनी 2 सेक्शन, 44AA 44AB। 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, 44AB बेटा आपका टैक्स ऑडिट। अब उसके बाद प्रेजम्पटिव टैक्सेशन था, 3 सेक्शन थी, 44AD, ADA, AE। एक एक सेक्शन ले लेते हैं बेटा। चलो जी,
सेक्शन 44 AD, ये है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े बड़े असेसी के ऊपर फोकस करना चाहती है। छोटे छोटे चिल्लड़ असेसी, इनसे एक लमसम टैक्स ले लो, ये मान लिया जाएगा भैया तुम्हारा लो कंप्लाई हो गया। बड़े बड़े के ऊपर डीपली कंट्रोल एक्सरसाइज करो। रीज़न भी है बेटा, डिपार्टमेंट के पास भी मैन पावर की कमी है और लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो बड़े बड़े प्लेयर के ऊपर डीपली कंट्रोल एक्सरसाइज करो, छोटे छोटे प्लेयर के लिए स्कीम लेके आए हैं बेटा ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो सबसे पहला 44 AD, प्रिजम्पटिव का मतलब होता है लमसम। सबसे पहला 44 AD एप्लीकेबल किसके ऊपर है? 3 पर्सन के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, HUF के ऊपर, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म LLP को छोड़ के, और ये रेजिडेंट होने चाहिए। तो एप्लीकेबल ऑन होम या हु कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। अगर ये बिजनेस को कैरी करते हैं और उनकी मैक्सिमम टर्नओवर 2 करोड़ तक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कैरी करते हैं और बिजनेस की मैक्सिमम टर्नओवर कहाँ तक है बेटा? 2 करोड़ तक है। तो वो चाहें तो क्या ले सकते हैं? ये प्रिजम्पटिव स्कीम ले सकते हैं। हावेवर 2 करोड़ को बढ़ा के बेटा लास्ट ईयर इन्होंने 3 करोड़ कर दिया था। अगर टोटल रिसीट में कैश रिसीट का शेयर मैक्सिमम 5% है, यहाँ केवल रिसीट है, पेमेंट नहीं है, जबकि टैक्स ऑडिट में रिसीट भी थी और पेमेंट भी था। तो बेसिक प्रिंसिपल तो 2 करोड़ तक टर्नओवर होनी चाहिए। छोटे एसएससी 2 करोड़ तक वाले, पर 2 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया? 3 करोड़। अगर टोटल रिसीट में कैश रिसीट का शेयर कितना परसेंट है? मैक्सिमम 5%। तो 3 करोड़ तक वाले भी प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। कौन कौन प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता? वो नेगेटिव लिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 LLP ऑप्ट नहीं कर सकता। नंबर 2 कंपनी ऑप्ट नहीं कर सकती। नंबर 3 AOP BOI ऑप्ट नहीं कर सकती। नंबर 4 कोई नॉन रेजिडेंट ऑप्ट नहीं कर सकता। नंबर 5 वो बिजनेसमैन जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा है वो ऑप्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट बेटा, जो एजेंसी बिजनेस कैरी आउट करते हैं या जिनका कमीशन का बिजनेस है वो ऑप्ट नहीं कर सकते। रीज़न ये है बेटा, कमीशन में इनकम ही 1% या 2% होती है, जबकि 44 AD का रेट ही कितना है? 8%। रिवाइज कर रहे हो बेटा आप? उनका 8 कितना है? रेट कितना है? 8%। डिजिटल पेमेंट है तो 6%। तो इन बिजनेस में इनकम ही 1% या 2% होती है। तो इनको मना कर दिया, भाई तुम्हें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिलेगा ही नहीं, तुम अपना नॉर्मल टैक्सेशन में चलो। और किसको नहीं मिलेगा? प्रोफेशनल, क्योंकि उनके लिए सेक्शन है 44 ADA। बिजनेसमैन किस में आएंगे? 44 AD। प्रोफेशनल किस में जाएंगे बेटा? 44 ADA। इकट्ठा करते हैं, भागम भाग मत रखना, बार बार एग्जाम में आता है बेटा ये। हु इज एलिजिबल? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP कैरीज ऑन बिजनेस, प्रोफेशन नहीं, कैरीज ऑन बिजनेस एंड मैक्सिमम टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर अप टू 2 करोड़। और अगर आपका बेटा 2 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ हो जाएगी, सब्जेक्ट टू पूरे साल में जितनी भी बेटा रिसीविंग है उसमें मैक्सिमम 5% कैश शेयर हो। तो 2 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ तक टर्नओवर है तो वो ये स्कीम ले सकते हैं। एक बार उल्टा बेटा, कौन कौन नहीं ले सकता? LLP को स्कीम नहीं मिलेगी, कंपनी को नहीं मिलेगी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर पर्सन, इनको नहीं मिलेगी। जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको नहीं मिलेगी। बड़े बिजनेसमैन जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा है उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी। एजेंसी बिजनेस जिनका है, कमीशन बिजनेस जिनका है, उनको ये स्कीम नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल वालों को स्कीम नहीं मिलेगी, वो सब जाएंगे बेटा आपके 44 ADA। सर स्कीम चलती कैसे है? बड़ी सिंप्लीफाइड सी स्कीम है। लॉसेज अपनी टर्नओवर बता दे, सिलेबस में 24-25 है, 24-25 की अपनी टर्नओवर बता दे। सर टर्नओवर है मेरी 1 करोड़ रुपए, उसका 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी।
जो भी आप टर्नओवर डिक्लेयर करेंगे उसका 8% इनकम मान ली जाएगी। ये 8% भी घटा के इन्होंने 6% कर दिया। अगर आपको पेमेंट अदर देन कैश मिलती है तो 8% से घटा के हम 6% कर देंगे। डिजिटल पेमेंट अगर होती है, सब्जेक्ट टू ये सारी पेमेंट रिसीव कर लेना या तो ड्यूरिंग द ईयर 24-25 या उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक। दोबारा, मिनिमम रेट ऑफ इनकम 8%। ये 8 से घट के 6 हो जाएगा कब? अगर आप डिजिटल पेमेंट अदर देन कैश क्या करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं। पर रिसीव कर लेना या तो सेम 24-25 में या 24-25 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, तो 6% है। अदरवाइज कितना परसेंट होगा बेटा? 8%। 8 और 6 मिनिमम है। आप ज़्यादा मानना चाहें मान सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कम मानना चाहते हैं, यू कैन डू सो, प्रोहिबिट नहीं था। 8 या 6 से भी कम ले सकते हैं, पर 2 काम करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे 44AA में, और 44AB में उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो 8 और 6 इज द मिनिमम। या तो इतना मानो या इससे ज़्यादा मानो, लॉसेज हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे कम मान सकते हैं, 8 या 6 से कम इनकम मान सकते हैं। 2 काम करने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे और उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद लो से पूछा गया, सर मेरी टर्नओवर 1 करोड़। लो ने बोला भैया 8%, साइलेंट होता है तो 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी। 1 करोड़ का 8%, 8 लाख आपकी इनकम मान ली जाएगी। लो से पूछा गया क्या खर्चे अलाउड होंगे? लो से चपेट पड़ेगी। ये जो 92% छोड़े हैं, खर्चे के तो छोड़े हैं, इनकम ही कितनी मानी है? 8% आपकी इनकम मानी है। एक्सपेंसेस ऑफ एनी टाइप शैल नॉट अलाउड एज डिडक्शन, लैप्स हो जाएंगे। लॉ में लिखा हुआ है डीम टू बी अलाउड। सर क्या मतलब है डीम टू बी अलाउड का? करंट ईयर में मैं बेटा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हूँ, खर्चे हो गए मेरे 50 लाख, अगले साल मैं नॉर्मल स्कीम में आ गया, तो क्या पिछले साल वाले खर्चे अगले साल क्लेम कर लूँ? नो, खर्चे क्या मान लिए जाएंगे? डीम टू हैव बीन अलाउड। एज्यूम कर लेंगे हम खर्चे अलाउड कर चुके हैं। बात भी ठीक है, 92% जो छोड़ा है वो खर्चों का ही छोड़ा है। पॉइंट फॉर्म में 8 और 6 इज द मिनिमम। अगर 8 और 6 ले लिए, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, कोई ऑडिट नहीं, क्या 8 और 6 से कम भी ले सकता हूं? जल्दी जल्दी, यस, 8 और 6 से कम भी ले सकते हैं। 2 काम करने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। खर्चे किसी टाइप के 28 से 44 तक, लो की लैंग्वेज है, 28 से 44 तक किसी टाइप का कोई खर्चा अलाउड नहीं है। वर्ड के पीछे पड़ जाओ, 28 से 44 तक अलाउड नहीं है, यानी कि खर्चा भी अलाउड नहीं होगा। कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आप इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 में होता है और 28 से 44 तक सब मना है। पॉइंट नंबर 1 खर्चे अलाउड नहीं है। पॉइंट नंबर 2 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर कोई पड़ा है बुक्स में वो इस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3 लॉस सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि लॉसेज होते हैं सेक्शन 72-80 में, और ये मना किसको कर रहा है? 28 से 44 तक को मना करता है। खर्चे अलाउड नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इस इनकम से सेट ऑफ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो 32 सबसेक्शन 2 में होता है। पॉइंट नंबर 3 लॉसेस अगर कोई है वो इस इनकम से आप क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि लॉसेस सेक्शन 72-80 होता है। चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलेगी? मिलेगी। वो 80C से लेके 80U है। मना केवल क्या है? 28 से 44। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेते हैं हम आपको क्या कर देंगे साहब? चैप्टर 6 से भी प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखना, एक्सपेंस ऑफ एनी टाइप शैल नॉट allowed, unabsorbed depreciation cannot be set off, loss can be set off, chapter 6 से डिडक्शन अवेलेबल allowed हो जाएगी। however अगर चैप्टर 6 से डिडक्शन 80IA, IB, IC, ID, IE, 80JJA, 80JJAA, 80QQB, 80RRB तो प्रिजम्पटिव स्कीम ही नहीं मिलती, उन्हें नॉर्मल में आना पड़ता है। फाइनल की बातें हैं, पर ये लाइन याद कर लो। अगर आप 80 QQB ऑप्ट कर रहे हैं, 80 RRB रॉयल्टी फॉर कॉपीराइट पेटेंट राइट, अगर ये वाली सेक्शन है 80 JJAA, 80 JJA, 80 IA, IB, IC, ID, IE, अगर ये चैप्टर 6 से आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, आप नॉर्मल स्कीम में जाओ,
प्रेजम्पटिव टैक्सेशन नहीं मिलेगा। हाँ बाकी एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटी सीसीडी, एटी डी, एटी डीडी, एटी डीडी, एटी डीडीबी, एटी ई, एटी डबल ई, एटी ईईए, एटी ईईबी, ये जितने भी ड्रामे थे ये सारी क्या हो जाएंगी, अलाउड हो जाएंगी। इंटर में इतना परेशान नहीं करेगा वो, फिलहाल याद कर लेना चैप्टर 6 से मिलता है। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा हुआ। इसके बाद अगर एक बार आपने प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ले लिया, 44 AD ले लिया, अगले 5 साल से पहले स्कीम से बाहर मत निकलना, और अगले 5 साल से पहले स्कीम से बाहर निकल गए अगले 5 साल तक वापस नहीं आने देंगे। Scheme once opt cannot be withdrawal for 5 years. If withdrawal cannot be reassumed for next 5 years. सर क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में? बेटा मैंने इस साल प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ले लिया, मैंने इस साल क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया 3 करोड़ रुपए, बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाने नहीं। एओ कह रहा है 3 करोड़ कैसे आया, मैं कहूँ कैसे बताऊं, मुझे तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 3 करोड़ रुपए है। अगले साल में बेटा किस में आ गया, नॉर्मल स्कीम में आ गया, वो क्लोजिंग मेरा क्या बन गया, ओपनिंग, और वो खर्चा क्या कर लेता था, मैं क्लेम करता था। बोगस है, लोगों को भी पता है नालायक क्या है, ये बोगस खर्चा क्लेम कर रहा है, लूप होल निकाल रहा है, क्योंकि जब तक प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट क्या नहीं करने, मेंटेन नहीं करने। करंट ईयर एग्जांपल लो 24-25, मैं प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में हूँ और मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, 3 करोड़, बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना नहीं। अगले साल 25-26 में मैं नॉर्मल स्कीम में आ गया, वो क्लोजिंग क्या हो जाएगा मेरा, ओपनिंग, वो खर्चा मैं क्लेम कर जाऊंगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, अलाउड होता है। तो लॉ ने स्यापा खत्म कर दिया था इनका कि अगर एक बार स्कीम ले ली 5 साल से पहले बाहर नहीं निकलोगे, और अगर निकल गए तो अगले 5 साल तक वापस नहीं आने देंगे। पढ़ा था ना, तो लॉजिक क्या था, वो ये था, जो बोगस खर्चे क्लेम कर जाते थे। 24-25 में प्रेजेंटिव स्कीम ले ली, ऊपर ध्यान दो, 24-25 वहां से 5 साल, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29 प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में रहना। सर इसका मतलब क्या होता है, कम से कम 8 या 6% डिक्लेयर करना। अगर इससे कम डिक्लेयर कर दिया 5 साल के अंदर अंदर, बाहर निकल जाए यहाँ से, और बाहर निकलते ही अगले 5 साल तक आने नहीं देंगे। इसको ऐसे बोलते थे ना, बदतमीजी अगर कर दी बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकाल दिया तो 5 साल के लिए बाहर। सर बदतमीजी क्या होती थी, 8 या 6 से कम बता दिया। बता तो सकता हूँ ना, ऑडिट करवाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट, पर लो ने क्या बोला था, बदतमीजी है। अगर 8 या 6 से कम बता दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, स्कीम से बाहर फेंक देंगे और अगले 5 साल तक वापस नहीं आने देंगे। सर इसका भी लॉजिक था, बिल्कुल। एक तो वो खर्चे क्लेम करते थे, वो लॉजिक था। दूसरा और भी लॉजिक था बेटा, आपकी पूरे साल की टर्नओवर 1.5 करोड़, प्रेजेंटिव टैक्सेशन ले लिया, 1.5 करोड़ के हिसाब से 8% आपकी इनकम मानी जाएगी। कितनी हो गई, 12 लाख। 12 लाख ही बनेगा ना, 1.5 करोड़ का 8% आपकी इनकम कितनी हो गई, 12 लाख। उस 12 लाख के ऊपर आप क्या करेंगे, टैक्स जमा करवाएंगे। सीए ऑफर दे देता था, ऑडिट करवा लो मुझसे, 30,000 दे दो, 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो, मैं आपकी इनकम ही कम कर दूंगा। मैं परसेंटेज ही आपकी 1% दिखा दूंगा, 2% दिखा दूंगा। क्या 8 से कम शो कर सकता हूं? यस। क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे और ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब सीए ने ये सेक्शन पढ़ ली, अब सीए ऑफर दे रहा है क्लाइंट को, तेरी इनकम कम कर देता हूं मैं, 8 से कम कर देता हूं 5, और कम कर देता हूं 4, और कम कर देता हूं 3, और कम कर देता हूं 1, और फिर भी ज्यादा दिक्कत है लॉस में ले आऊं मैं तेरे को, ऑडिट करवा ले, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करवा ले, ऑडिट करवा ले। इनकम टैक्स सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को देख रहा है बेटा, वो भी पीछे पीछे पहुंच गया। बदतमीजी मत कर दियो, बदतमीजी मतलब 8 या 6 से कम मत दिखा दियो। दिखा तो सकता है, पर अगर दिखा दिया 5 साल के लिए बाहर फेंक देंगे, मतलब स्कीम से बाहर निकाल देंगे और अगले 5 साल तक फिर नॉर्मल में ही चलता रहे। नॉर्मल मतलब करवाता रहे तू ऑडिट। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको तो इंग्लिश में याद करना है। स्कीम वंस ऑप्ट कैन नॉट बी विड्रॉल फॉर नेक्स्ट 5 ईयर इफ विड्रॉल कैन नॉट बी रीएज्यूम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मैंने 24-25 में स्कीम ले ली, 25-26 में स्कीम ले ली, 26-27 में स्कीम ले ली, 28-29 में मैंने 8% से कम बता दिया, तो 28-29 और उससे अगले 5 साल वापस नहीं आ सकते। और ये सेक्शन केवल ये वाला पॉइंट केवल 44 AD पे है, AD ए पे नहीं है और AE पे नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इसी का होता है, ADA का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा, AE का क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ सेक्शन 44 AD। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, फिर पॉइंट फॉर्म में पिक करो एक बार लास्ट टाइम। 44 AD एप्लीकेबल ऑन होम,
रेजिडेंट बोलो बेटा, इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP who carries on business and their turnover does not exceed the threshold limit. What is threshold limit? 2 crore. However, in one special case it is 3 crore. 3 crore कब होगी बेटा? जब टोटल रिसीट में कैश रिसीट का शेयर मैक्सिमम 5% तक होगा, तो आप ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। उल्टा लो, कौन कौन ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता? LLP कंपनी, AOP BOI स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, नॉन रेजिडेंट स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते, प्रोफेशनल स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। उनकी सेक्शन है 44ADA। बिग बिजनेसमैन जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ से ज़्यादा है वो ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। बिजनेसमैन तो हैं पर एजेंसी बिजनेस है, उनको भी ये स्कीम नहीं मिलेगी। बिजनेसमैन तो है पर कमीशन का बिजनेस है, उनके लिए भी ये स्कीम नहीं है। इनका लॉजिक था, इनकी कमाई ही 1% या 2% होती है, अगर ये ले ली तो मर जाएंगे, कम से कम 8 या 6% तो शो करना पड़ेगा, इनको नहीं मिलेगी। और इसमें पॉइंट ये डोल दो, जो ATIA, IB, IC, ID, IE क्लेम करना चाहता है, ATQQ भी क्लेम करना चाहता है, RRB क्लेम करना चाहता है, ATJJA क्लेम करना चाहता है और ATJJA क्लेम करना चाहता है, भाई नॉर्मल स्कीम में जा, ये आपका प्रेजम्पटिव टैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रेजम्पटिव इनकम? पॉइंट फॉर्म में बेटा 8%, डिजिटल पेमेंट है तो 6%, पर वो डिजिटल पेमेंट रिसीव कर लेना या तो ड्यूरिंग द ईयर या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक। रिसीव कर ली तो 6, अगर रिसीव नहीं कर पाए तो 8%। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था इसका, 8 और 6 तो याद है, वो ड्यू डेट तक रिसीव हो जाए तो 6 है, ड्यू डेट तक रिसीव ना हो आगे पता ही नहीं करना क्या है, 8 है, टैक्सेबल तो होगा, 8% आपकी इनकम मानी जाएगी। सर क्या मैं 8 और 6 से ज़्यादा ले सकता हूँ? लॉसेज हमें क्या दिक्कत है? शाबाश, 8 और 6 से ज़्यादा ले सकते हैं, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, कोई ऑडिट नहीं। सर क्या 8 और 6 से कम भी ले सकता हूँ? हाँ, प्रोहिबिट नहीं है, 2 काम कर लियो, बुक्स ऑफ अकाउंट बना और उसके ऑडिट करवा। इंपॉर्टेंट नोट, खर्चे किसी टाइप के कोई अलाउड नहीं है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आप सेट ऑफ नहीं कर सकते इस इनकम से। नंबर 3 आपका बेटा कोई लॉस है इस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। चैप्टर 6 से डिडक्शन उनको छोड़ के, ATJJA, ATJJA, QQB, RRB, इनको ATIA, IB, IC, ID, IE इनको छोड़ के बाकी चैप्टर 6 से डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। एक बार स्कीम ले ली, ईमानदारी से चलना, 8 या 6% डिक्लेयर करते रहना अगले 5 साल तक। अगर अगले 5 सालों से पहले 8 या 6 से आपने कम कर दिया, कर सकते हो, अगर कर दिया धक्का देके अगले 5 साल के लिए बाहर निकाल देंगे। 24-25 में मैंने 8% बोला, 25-26 में मैंने 8% बोला, 26-27 में मैंने 8% बोला, 27-28 में मैंने 3% इनकम डिक्लेयर कर दी, लॉसेस बाहर निकल जा 44AD से। अब बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? हर साल अगले 5 सालों तक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे और उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये थी साहब सेक्शन 44AD। और अगर आप 44AD में आते हैं, एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं जाएगा, एक ही इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को 100% जमा करा देना। बाकी सबकी कितनी बनती थी बेटा? 4 इंस्टॉलमेंट। केवल ये एसएससी था 44AD, इसको एक ही इंस्टॉलमेंट में क्या करना है? जमा करवाना है 15 दिसंबर ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। 15 दिसंबर नहीं, 15 मार्च, सॉरी। बाकी सबकी तो इंस्टॉलमेंट 4 जाती थी ना बेटा, एडवांस टैक्स में रिवाइज कराऊंगा। 44AD वाले की एक ही इंस्टॉलमेंट थी 100%, 15 मार्च को वो जमा करवाता था। बोले बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट, हाँ जब तो बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहे हैं और ऑडिट हो रहे हैं। हाँ तो क्वेरी क्या है? क्वेरी बोलो। बाहर निकल गया, 8 और 6 से कम करते ही बाहर निकल। बाहर निकलने का मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट बना और ऑडिट करवा, नॉर्मल तरीके से चल, खर्चे क्लेम कर। बिल्कुल, लॉस भी दिखा सकते हैं। मान लो मैं एक्चुअल में लॉस में हूँ, मैंने 44AD ले रखा है, तो मैं क्यों 8% दिखाऊँ? तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑडिट करवाने पड़ेंगे। मेरी कमाई 2 या 3% ही है। सर्टेन बिजनेस ऐसे हैं जहाँ कमाई इससे ऊपर जाती नहीं है। अब मैं हूँ छोटा प्लेयर, 2 करोड़ तक वाला, मैंने ये ले लिया, तो मैं करूँ क्या? आ जाओ भाई, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ और ऑडिट करवाओ।
फादर का आपके यार कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कमाई 2 या 3% है, पर अब करेंगे क्या? 2 करोड़ वाले हैं, हमने ये ले लिया। अगर 8% से कम दिखाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनवा लो, ऑडिट करवा लो, ठीक है ना? एक एक करके ना बेटा। एक बिजनेस मेरा 44 AD में चाहता हूँ, दूसरा मैं नॉर्मल में चाहता हूँ, किताबी ज्ञान करूँ। हाँ, तो जब प्रैक्टिकल बोलूँ, जब दूसरे के बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है तो इसके भी बना ले। एकेडमिक तो हाँ अलाउड है। मेरे 2 बिजनेस हैं जी, एक टेक्सटाइल है, एक केमिकल है। केमिकल के लिए मैं प्रेजेंटिव चाहता हूँ 8%, टेक्सटाइल के लिए मैं नॉर्मल चाहता हूँ, वहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा। किताबी ज्ञान अगर मैं दूँ तेरे को क्लास के लिए तो हाँ अलाउड है। प्रैक्टिकल जब भाई एक के बुक्स ऑफ अकाउंट बना ही रहा है तो दूसरे के भी बना ले, ठीक है ना? और पूछो, ऐसे मजा आता है यार जब क्वेरी होती है। ये तो ऐसा लग रहा है मैं एक तरफा बोले जा रहा हूँ। चले मोहन, ठीक है जी। 44 ADA अरुण जेटली साहब लाए थे ये प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल चिल्ला रहे थे हमारे लिए भी तो स्कीम लाओ, पहले खाली बिजनेसमैन के लिए थी। एक इंजीनियर कह रहा है मुझे क्या पता इनकम के 5 हेड क्या होते हैं, मेरे लिए स्कीम लाओ। डॉक्टर कह रहा है मुझे क्या पता इनकम के 5 हेड क्या होते हैं, मेरे लिए स्कीम लाओ। CA कह रहा है हमें नहीं पता, क्या उन्हें तो पता होता है, हमारे लिए भी क्या होनी चाहिए, ये स्कीम होनी चाहिए। तो अरुण जेटली साहब से यस, इनके लिए भी क्या होनी चाहिए, स्कीम होनी चाहिए। और लॉ बनाया था स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, जिनकी मैक्सिमम टर्नओवर 50 लाख तक है। और अगर डिजिटल है बेटा, लो वही है, कैश रिसीट में टोटल रिसीट में कैश रिसीट का शेयर मैक्सिमम कितना %? 5% है। तो 50 से बढ़ा के कितने लाख? 75 लाख। वो चाहें तो ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। इनकी कितनी % इनकम थी? 50%। इनकी 8 नहीं, इनकी कितनी थी? 50%। और लॉजिक भी दिया था जेटली साहब ने कि 50 भी बहुत है। जब ये 50 आया था हुअल्ले मच गए थे, और सबसे ज़्यादा हुअल्ले CA मचा रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर के तो समझ में भी नहीं आ रहा सेक्शन क्या है। CA कह रहे हैं ये क्या तरीका है, आपने 50% के हिसाब से टैक्स लगा दिया, उनका 8 है, हमारा कितना लगा दिया? 50 लगा दिया। तो जेटली साहब ने बुलाया CA को, बात सुनी जरा, तू अपने खर्चे गिनवा। एक स्टाफ तेरे पास नहीं, आर्टिकल रखा हुआ है तूने, वही आर्टिकल है, वही तेरा स्टाफ है। इसके अलावा AC तू जब चलाता है जब तेरा क्लाइंट आता है, ऑफिस तेरा किराए पे 10-20 हज़ार रुपये महीने में तेरा क्या चल रहा है? ऑफिस चल रहा है। तेरे खर्चे क्या है? डॉक्टर को बुलाया, बात सुने जरा, तू अपने खर्चे गिनवा। तेरी इनकम तो मैं गिनवाता हूँ, वो डॉक्टर MDBS MD MS है। दिल्ली में, इंडिया में देखने के खर्चे 1200 रुपये विजिटिंग फी, इंजेक्शन लगाते नहीं है। परेशान हूँ, बच्चों को जो पीडियाट्रिक नहीं होते बच्चों के डॉक्टर, उनके लेके जा रहे हैं, फीस 1200 रुपये है। लो जी बच्चे के वैक्सीनेशन लगवा देना, मैं लिख के दे रहा हूँ, बाहर से लगवा लो। वो तू लगवा भाई, मैं किससे लगवाऊँ बाहर? वो इंजेक्शन नहीं लगा रहे नालायक। उनकी इनकम 1200 रुपये। अब उसको बुलाया जेटली साहब ने, डॉक्टर को, बात सुन तू इधर आ, तू अपने खर्चे गिनवाइयो। एक ही रिसेप्शनिस्ट है, वही तेरी नर्स है, वही तेरी रिसेप्शनिस्ट है, वही तेरी पर्सनल अटेंडेंट है, तेरे खर्चे क्या है भाई? चुपचाप एक्सेप्ट कर ले, 50% वाली स्कीम नहीं, सेक्शन ही हटा देंगे। यही तो आधा, तो ठीक है जी, सेक्शन वैलिड है। इनके खर्चे नहीं है भाई, बिजनेसमैन के फिर भी खर्चे समझ में आते हैं। बेचारा स्टॉक भर रहा है, वो सबसे बड़ा खर्चा तो वो है, उसकी पूंजी फंसी हुई है, कैपिटल फंसी हुई है। प्रोफेशनल का क्या खर्चा है? आ गया समझ में? तो 50% इज द मिनिमम, बाकी सब कट कॉपी पेस्ट है। बजाओ टेप रिकॉर्डर। क्या 50% से ज़्यादा मान सकता हूँ? लो से हमें क्या दिक्कत है? क्या 50% से कम मान सकता हूँ? यस। प्रोहिबिट नहीं है, यस। 2 काम, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ और उसका ऑडिट करवाओ। क्या खर्चे अलाउड होंगे? ना, डीम टू बी अलाउड। 50% खर्चे के तो छोड़े हैं। नंबर 2, क्या आपका साहब, क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकता हूँ? नो। 28 से 44 सब मना है। क्या चैप्टर 6 से डिडक्शन मिल जाएगी? यस, चैप्टर 6 से डिडक्शन मिल जाएगी। और क्या था, क्या लॉसेस कोई इस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा? यस, लॉसेस इस इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। और यहाँ हर साल ऑप्शन है स्टेप इन स्टेप आउट। वहाँ तो 5 साल का लॉक इन था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर साल आप 50 बता दो, फिर 40 बता दो, फिर 70 बता दो, उससे अगले साल फिर 20 पे आ जाओ, यहाँ अलाउड है। वो किस में था बेटा? 44 AD में था 5 साल का लॉगिन। 44 ADA और AE यहाँ 5 साल का लॉगिन नहीं है। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी में यहाँ 2 के ऊपर एप्लीकेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। HEF नहीं है 44 ADA में, HEF नहीं है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म।
ठीक है जी। तो केवल टर्नओवर से रिवाइज करो, 44 एडी और एडी ए। 44 एडी बिजनेसमैन के लिए है, 44 एडी ए प्रोफेशनल के लिए है। 44 एडी की टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ एज द केस में भी। 44 एडी की टर्नओवर 50 लाख या 75 लाख एज द केस में भी। 44 एडी के प्रेजेंटिव इनकम 8% या 6% एज द केस में भी। इधर बेटा प्रेजेंटिव इनकम 50%। बाकी सब कट कॉपी पेस्ट, एक जगह डिफरेंस आता है, वहां पर लॉक इन पीरियड है 44 एडी में 5 साल का, यहां कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ठीक है, उधर एप्लीकेबिलिटी थी इंडिविजुअल पे, एचईएफ पे, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म विच इज रेजिडेंट। यहां एप्लीकेबिलिटी 44 एडी पे इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म जो कि रेजिडेंट है। माइंड अप, चलो आगे। लास्ट सेक्शन है बेटा पीजीबीपी की 44 एई, ट्रक ऑपरेटर, जिसके पास साल में मैक्सिमम 10 ट्रक हैं। या तो उसका ट्रक प्लाइंग का काम है या उसका लीजिंग का काम है, या तो वो ट्रक चलाता है या वो ट्रक किराए पे देता है, दोनों हैं इसमें। प्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग 3 वर्ड है बेटा। प्लाइंग का मतलब ट्रक चलाता है, या ट्रक वो क्या करता है, किराए पे देता है। पर छोटा ट्रक ऑपरेटर मैक्सिमम कितने ट्रक होने चाहिए बेटा उसके पास? 10 ट्रक होने चाहिए। उसकी इच्छा है भाई या तो तू नॉर्मल स्कीम में चल, खाते बना, उसके ऑडिट करवा, या तू प्रेजम्पटिव स्कीम में आ जा। अगर प्रेजम्पटिव स्कीम में आ गया तो कैसे चलेगी प्रेजम्पटिव स्कीम, हम चेक करेंगे आपके पास छोटा ट्रक है या बड़ा ट्रक है। अगर ट्रक की कैपेसिटी 12 टन तक है, छोटा माना जाएगा। अगर ट्रक की कैपेसिटी 12 टन से ज़्यादा है, बड़ा माना जाएगा। अगर छोटा ट्रक है 7500 पर मंथ और बेटा पार्ट ऑफ द मंथ हम आपकी इनकम मानेंगे। 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर ट्रक, इतनी आपकी इनकम मानी जाएगी। और अगर ट्रक बड़ा है, बड़ा कब माना जाता है? 12 टन से ज़्यादा, तो 1000 पर टन और पार्ट ऑफ द टन पर मंथ पर ट्रक, इतनी आपकी इनकम मानी जाएगी। बाकी सब कुछ कट कॉपी पेस्ट है। जरा एक बार इस पे फोकस करते हैं। मैक्सिमम कितने ट्रक होने चाहिए बेटा? 10। काम किस चीज़ का है? या तो ट्रक चलाता है या वो ट्रक किराए पे देता है, या ये भी हो सकता है 5 ट्रक चला रहा है, 5 किराए पे दे रखे हैं, दोनों अलाउड है। ऑप्शन है या तो नॉर्मल स्कीम में चल या प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आ जा। प्रेजम्पटिव टैक्स नॉर्मल में चला गया, बुक्स ऑफ अकाउंट बना, सारे खर्चे क्लेम कर, ऑडिट करवा अगर लिमिट एप्लीकेबल होती है। अदरवाइज इधर आ जा। इधर अगर आता है तो हमें तो ये बता दे बस तेरे पास छोटा ट्रक है या बड़ा ट्रक है। छोटा बड़ा मेरा दिया हुआ नाम है बेटा। 12 टन तक कैपेसिटी है तो वो छोटा है। 12 टन से ज़्यादा है, ट्रक बड़ा माना जाएगा। छोटा है तो 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर ट्रक, इतनी इनकम मानी जाएगी। बड़ा है तो बेटा 12 टन से ज़्यादा है तो 1000 पर टन और पार्ट देयर ऑफ। क्या मतलब? 13 टन का ट्रक है 13,000 रुपये महीना। 14 टन का ट्रक है 14,000 रुपये महीना। 15 टन का ट्रक है 15,000 रुपये महीना। 15.5 टन का ट्रक है 16,000 रुपये महीना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 60 टन का ट्रक है, हाँ मुझे पता था भावनाओं में बह जाएंगे, 60,000 रुपये महीना। छोटा ट्रक है 7500। 5 टन का ट्रक है तो 5,000 मत बोल देना, 12 टन तक तो छोटा है ना। दोबारा 20 टन का ट्रक है 20,000 रुपये महीना। 19 टन का ट्रक है, उल्टे चलो, 19,000 रुपये महीना। 17 टन का ट्रक है 17,000 रुपये महीना। 11 टन का ट्रक है 7500 रुपये महीना। छोटा ट्रक हो जाएगा ना। 10 टन का ट्रक है 7500 रुपये महीना। पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी टेकन एज फुल। सर मैंने ट्रक 1 महीना 2 दिन यूज करा, 2 महीने माने जाएंगे? सर 2 दिन यूज करके ट्रक को बेच दिया, पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी टेकन एज फुल। पूरे महीने में अगर 1 दिन भी ट्रक की ओनरशिप है, पूरे महीने का मीटर चालू है। 7500 या 1000 पर टन, पूरे मंथ का क्या होगा साहब? कंप्यूट होगा। सर ट्रक मैंने परचेज करा अप्रैल में, पुट्टू यूज करा जुलाई में, इनकम कहाँ से कंप्यूट होनी शुरू हो? एक ही ट्रक है सिंप्लीफाइड के लिए, जब बेटर समझ में आएगा। एग्जाम में तो मल्टीपल मिलेंगे पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। एक ही ट्रक है, अप्रैल में खरीदा, जुलाई में पुट्टू यूज हुआ, इनकम छोटा ट्रक है, इनकम कहां से कंप्यूट होनी शुरू होगी? अप्रैल। ओन्ड लिखा है, पुट्टू यूज डेप्रिसिएशन में काम आता है। या भावनात्मक क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। अप्रैल में खरीदा, जुलाई में पुट्टू यूज हुआ, लॉस एज ये बता खरीदा कब था? ओन्ड।
जिस महीने आपके पास ओनरशिप आ गई वहां से मीटर चालू है। सर मैंने 28 अप्रैल को खरीदा तो अप्रैल के पूरे लेंगे, पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी टेकन एज फुल। ऑल दो 28 अप्रैल को खरीदा, यूज करा 28, 29, 30, 3 ही दिन, क्या हो जाएगा? पूरे महीने का मीटर चालू है। सर ट्रक खराब हो गया था, 3 महीने चला ही नहीं। अरे एग्जाम में पता नहीं कहाँ कहाँ दुखी कर देंगे। एक ट्रक खराब हो गया था, इंजन खोल दिया, वो चला ही नहीं, और लॉ से चला ना चला हमें इससे मतलब नहीं है। ओनरशिप, जितने महीने के लिए आपके पास ओनरशिप थी, आपका मीटर चालू है, उतना इनकम आपकी मान ली जाएगी। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ डिफरेंस है एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर डिफरेंस बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, खर्चे, ये मिनिमम इनकम है। आप ज़्यादा मानना चाहो मान सकते हो, आप कम मानना चाहो प्रोहिबिट नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ और उसके ऑडिट करवाओ, नंबर 1। नंबर 2, आपका खर्चे किसी टाइप के कोई अलाउड नहीं है। नंबर 3, आपका बेटा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर कोई है वो भी अलाउड नहीं होगा। चैप्टर 6 से रिडक्शन मिल जाएगी। और क्या था? लॉसेस अगर कोई है इस इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। खर्चों में याद रखना किसी टाइप के कोई खर्चे अलाउड नहीं है, एक खर्चा अलाउड है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, अपने पार्टनर को अगर सैलरी या इंटरेस्ट देंगे वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। वो 44 AD में अलाउड नहीं है, ADA में अलाउड नहीं है। AE में बस एक खर्चा अलाउड है। अगर ट्रांसपोर्टर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को बेटा सैलरी दे सकती है, इंटरेस्ट दे सकती है। वो पढ़ा था ना, डीड साइलेंट, डीड स्पेसिफिक असेसमेंट ऑफ फर्म में मैं भी पढ़ाऊंगा। वो खर्चा अलाउड है बस 44 AE में। अदरवाइज AD कोई खर्चा अलाउड नहीं, ADA कोई खर्चा अलाउड नहीं, AE एक खर्चा अलाउड है। अगर ऐसी पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने पार्टनर को सैलरी और इंटरेस्ट दे सकता है, वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। ये सेक्शन थी बेटा आपकी 44 AD, ADA, AE, तीनों में से कोई ना कोई आ जाती है एग्जाम में बाय एंड लार्ज। तो आज हमने 5 सेक्शन पढ़ी हैं। 44 AA बुक्स ऑफ अकाउंट, 44 AB टैक्स ऑडिट, 44 AD आपका प्रेजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेसमैन के लिए, 44 ADA प्रेजम्पटिव टैक्सेशन प्रोफेशनल के लिए, 44 AE ट्रक ऑपरेटर के लिए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन। वाइंड अप हुआ PGBP इन टोटलिटी। एक कॉन्सेप्ट छूट गया था MSME वाला, या बता दिया था मैंने? नहीं बताया? तो वो भी और ले लेते हैं ना, उसको भी क्यों छोड़ें। सेक्शन 43B मैंने आपको पढ़ाई थी बेटा, एक कि खर्चे पेड बेसिस पे अलाउड होंगे। इंटरेस्ट है, लिव इन कैशमेंट है, बोनस और सैलरी, वो जो पढ़ाए थे, ये खर्चे टैक्स ड्यूटी सेस फी पेड बेसिस पे अलाउड होंगे। इसमें एक अमेंडमेंट आई है MSME। M स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर, M स्टैंड्स फॉर मीडियम। अमेंडमेंट खाली इसके लिए है। मीडियम इंटरप्राइज पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, मीडियम इंटरप्राइज पे अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होती। पॉइंट नंबर 1, अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। क्या चीज़ आई थी बेटा अगर याद आ रहा हो? MSME, मैंने इनसे माल परचेज किया, इसके बदले मैंने इनको क्या करनी है? पेमेंट करनी है। तो चेक करो जी, कोई पेमेंट का एग्रीमेंट है कि कब तक करनी है, या पेमेंट का एग्रीमेंट ही नहीं है? एसएससी ने MSME वालों से परचेज किया, MSME में भी MS माइक्रो और स्मॉल, उनसे परचेज किया। तो चेक करो क्या पेमेंट का एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर पेमेंट का एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो टाइम स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट और 45 दिन विच एवर इज लेस, इतने के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। ये MSME एक्ट में लिखा है। एक बार मैं MSME एक्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा। अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट है पेमेंट का तो टाइम स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट और 45 दिन विच एवर इज लेस। और अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो 15 दिन। ये MSME एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। लॉ MSME वालों को प्रोटेक्ट करके चल रहा है कि भैया इनका पैसा इन्हें जल्दी जल्दी वापस दो, ये छोटे प्लेयर हैं, इन्हें पूंजी की जरूरत है, इन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं जिन्होंने भी इनसे माल खरीदा, भाई पेमेंट कर दे।
या तो 45 दिन मैक्सिमम या 15 दिन मैक्सिमम। अब ये लो डला तो हुआ था इस एक्ट में, पर इसको सामने वाले मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि एमएसएमई एक्ट में कोई पेनल्टी तो है नहीं, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। इसको सीरियसली ले लिया इनकम टैक्स एक्ट ने। लो यहीं से सुधरते हैं बेटा एसएससी। एक तो प्रोविडेंट फंड वालों को संभाला था, वो जो एम्प्लॉय का पीएफ काट लेते थे, पूरा इंडिया सुधर गया था कि इनकम ही मान लो, जमा करा देगा तो डिडक्शन, नहीं तबाह बर्बाद। दूसरा इधर सुधार दिया एमएसएमई के केस में, क्या बोल दिया, अगर इतने टाइम के अंदर पेमेंट कर दी तो ड्यू बेसिस पे पेमेंट अलाउड है, खर्चा ड्यू बेसिस पे अलाउड है, और अगर इसके बाद पेमेंट करोगे तो उस साल अलाउड होगा जिस साल पेमेंट करोगे। एमएसएमई वाले टाइम के अंदर पेमेंट कर दी तो ड्यू बेसिस पे अलाउड है, और अगर ये 45 और 15 दिन निकल गए तो ये उस साल अलाउड होगा जिस साल ये खर्चा आप एक्चुअल में पे कर दोगे। पूरी इंडिया डैमेज होगी थी बेटा इससे, पूरा व्यापार दिक्कत आ गया था इससे साहब। सबसे परफेक्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, लक्ष्मी बर्तन भंडार, अगर नाम सुन रखा हो, नांगलोई, बहुत बड़े ब्रांड है ये, नहीं सुना फिर कोई भी एग्जांपल ले लो यार, विजय सेल्स, ये तो सुन रखे होंगे, हरिओम, टाटा क्रोमा। अब विजय सेल्स ने परचेज कर रखा है एमएसएमई वाले से भी, बड़े से भी। अब इनसे जो भी परचेज कर रखे हैं, अब सर के ऊपर इनकम टैक्स आ गया, 45 या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दो। ये खुद कह रहे हैं हम उधार दे रहे हैं 6 महीने की, इनकम टैक्स यार हट, उधार 6 महीने की नहीं होती, 45 दिन या 15 दिन। सामने वाला खुद कह रहा है मेरे तो माल बेचना, आप लो विजय सेल्स, कितना बढ़िया क्लाइंट है मेरा, मैं इसको माल बेच के राजी हूँ, चल 4 महीने में पेमेंट दे दियो। दूसरा कह रहा है 6 में दे देना, तीसरा कह रहा है ले मेरे से 1 साल का उधार ले तू। इतना बड़ा क्लाइंट है यार, कौन छोड़े। पर समस्या इनकम टैक्स बीच में अड़ गया, वो कह रहा है 6-4 भूल जाओ, 45 दिन या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दियो विजय सेल, नहीं इसके बाद अगर तूने पेमेंट करी तुझे तबाह बर्बाद कर देंगे। मतलब ये उस साल अलाउड करेंगे जिस साल आप पेमेंट करोगे। ये डेडलॉक जाके फंसेगा फरवरी और मार्च की परचेज पे। स्टार्टिंग की उसमें फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, इधर ध्यान दो यार, तुम ऐसे सुन रहे हो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। इधर ध्यान दो, अप्रैल वाली परचेजेज 45 दिन में ना भी पे हुई हो, इधर जाके जुलाई में पे हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसी साल अलाउड हो जाएगी। लेट तो हो गई, पेनल्टी तो कोई है नहीं, अलाउड ही तो है ना, वो उसी साल अलाउड हो जाएगी। अप्रैल वाली पेमेंट अगस्त में हो गई, नो डाउट डिफॉल्ट हो गया एमएसएमई का, इनकम टैक्स तो कोई दिक्कत नहीं, इसी साल अलाउड हो जाएगी। दिक्कत पड़ेगी, इधर आओ मार्च वाली, इसके 45 दिन या 15 दिन काउंट करो, 45 दिन काउंट कर लो। अब मार्च वाली पेमेंट 15 अप्रैल 2000 तक हो जानी चाहिए। अब समझो, प्रैक्टिकल समझो, अगर हो गई तो ये परचेज इसी साल अलाउड होगी। अब अगर ये पेमेंट हुई 16 तारीख को तो ये किस साल अलाउड होगी। क्लास में तो ठीक है अलाउड हो तो रही है, अब जरा इसके एंगल से सोचो यार, अगर ये परचेज ही 2 करोड़ की है, 24-25 में तो डिसअलाउड हो गई, इनकम बढ़ जाएगी 2 करोड़ से। आप समझो, और 30% के स्लैब में है 60 लाख रुपए का टैक्स। सबसे भयंकर दिक्कत आई थी लक्ष्मी बर्तन भंडार, उनके हजारों सप्लायर हैं और सारे के सारे एमएसएमई में। जैन साहब आओ, आ गए, सुशील अंकल ओनर है उनके, क्या दिक्कत है भाई। ये दिक्कत है, आप जब नया नया कानून आया था और आपको क्या लग रहा है कि हट जाएगा, माँ जी ये बीजेपी है, नहीं हटेगा। बाकी सारी इंडस्ट्री कह रही है हटेगा, उनसे निर्मला सीतारमन जी से बात हो रही है, माँ जी लिख के दे दो, नहीं हटेगा, तैयारी कर लो ये पेमेंट करने की, नहीं तो आपका खर्चा सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा इस साल। सर अगले साल अलाउड हो तो रहा है, अरे इस साल तो मरा, 1000 वेंडर हैं, उनकी परचेज ही 100 करोड़ से ऊपर की है, डिसअलाउड। सर अगले साल अलाउड हो तो रहा है, मैं कह रहा हूँ 24-25 में सोचो, वो 30% के स्लैब में है, वो 30 करोड़ का टैक्स बन जाएगा, और खर्चा जब अगले साल अलाउड होगा अगले साल लॉस आ जाएगा। वो खाते ही हिल जाएंगे सारे। मेरे से कह रहे हैं क्या करें, मुझे कुछ ना करें, पेमेंट करो इन्हें या इनसे माल लेना बंद करो। सर कोई तो तरीका होगा, मैं सेल्स रिटर्न दिखा दो चुपचाप, अगले साल फिर खरीद लेना, या तो पेमेंट कर दो या सेल्स रिटर्न दिखा दो या बैंक से टाई अप करो, छोटे टाइम के लिए लोन लो।
पेमेंट करनी है भाई। ये देखने में बड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है क्लास में बोलने को, 45 दिन 15 दिन में पेमेंट होगी तो ड्यू, अदरवाइज जिस साल पे होगा। प्रैक्टिस में हूँ बेटा, इसलिए पता चल रहा है मुझे, ये जान निकल जाए या आपके पेरेंट्स बिजनेस में हो उनके समझ में आए जो एमएसएमई वालों से खरीद रहे हैं। प्रैक्टिकल ये होने लग गया था, एमएसएमई वालों से खरीदना बंद कर दिया था। अब एमएसएमई वाले गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, जी आप रहने दो, आपने क्या हमारे लिए कानून बना दिया। ये प्रैक्टिकल सोचो ना यार। मेरे ब्रदर का काम है, शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो, गांधीनगर में काम है। अब वो भी कह रहे हैं दीपक क्या करूं। दीपक क्या कर सकता है, मैं तो लो बता सकता हूं, रास्ते बता सकता हूं। गुड्स रिटर्न दिखा दे भाई, परचेज रिटर्न है उसको शो कर लो, बैंक से टाई अप करो, शॉर्ट टर्म लोन दे भाई कि उनको हम क्या कर दें, पेमेंट कर दें। लो मैं लिख के दे सकता हूं, विड्रॉ नहीं होगा। नहीं हुआ। फिलहाल आप तो याद करो स्टूडेंट एज में प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं। क्या है लो, 45 दिन 15 दिन में पेमेंट हो गई तो ड्यू बेसिस, यानी कि जिस साल का खर्चा था उस साल अलाउड। और अगर इसके बाद पेमेंट होगी तो जिस साल पेमेंट करोगे उस साल अलाउड। और प्रैक्टिकल मैं बोल रहा हूँ ये बीच में फर्क नहीं पड़ेंगे, प्रैक्टिकल जाके फर्क पड़ेंगे फरवरी मार्च की बेटा परचेज पे, जिसके 45 दिन या 15 दिन नजदीक लग रहे हैं और साल खत्म होने वाला है। वहां जाके ये डेढ़ लोग फंसता है। ऑडिट पे जाओगे देश जान के बेटा आपको नजर आएंगे, फरवरी में ही माल वापस क्या हो रहा है, देश जान के ऑडिट में जाओगे आपके नजर आएंगे यार ये फरवरी में ऐसे क्या लग रही है, गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न। आज की क्लास याद कर लेना, उसके पास देने के लिए पेमेंट नहीं है। और अब तो एसएससी भी एक्सपर्ट हो गए, उनका भी लो समझ में आ गया, वो फरवरी मार्च में परचेज ही नहीं कर रहे, आगे सरका देते हैं जी अप्रैल में लेंगे आपसे हम माल। सर और क्या देखा प्रैक्टिकल लाइफ में, एमएसएमई वाले अपने सर्टिफिकेट सरेंडर कर रहे हैं, हम एमएसएमई में नहीं है, उनका माल बिकना बंद हो गया यार। अरे लक्ष्मी बर्तन भंडार कोई मार्केट थोड़ी ना खत्म हो गई, बड़े वाले से ले लो। प्रैक्टिकल लाइफ की बातें फिलहाल वाइंड अप हो गया बेटा अपना पीजीबीपी।